मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रोण वाली, मैं धार को पानी वालो तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालो तू बिसलेरी वाली। आप दोनों कब कैसे कहाँ मिले? ये लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? पहली बात तो लव स्टोरी नहीं कह सकते हम इसको, वो मुस्कुरा रहे ऐसा कुछ है नहीं। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। सामाजिक दायरे पे आएंगे कि उनकी स्वतंत्रता आपके लिए बहुत अच्छी है, स्वतंत्र विचार, क्योंकि आपका जो काम है उसमें आपको सबके साथ मिलना भी होता है, गले में हाथ डाल के रील भी बनानी पड़ती है, हाथ पकड़ के चलना भी पड़ता है। तो तृप्ता वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन करती है? लड़िक बारी परदेसों में बस गया खन, लेंदी भैंसी बल्दू जोड़ी देखण का खान। हरे लड़िक बारी परदेसों में बस गया खन, लेंदी भैंसी बल्दू जोड़ी देखण का खान। मैं नलिनी जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। जिस तरीके का वो संघर्ष करती हैं, जिस तरीके की वो मेहनत करती हैं, जिस तरीके से वो अपना घर संभालती हैं, ऑफिस संभालती हैं, बाहर के काम संभालती हैं, वो एक लेडी के लिए अकेले करना बहुत मुश्किल है। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। तो हाल ही में आप सभी ने एक प्यारी सी जोड़ी का विवाह होते देखा, वो भी त्रिजुगी नारायण में। और इस शादी में भाई कौन सेलिब्रिटी और कौन कलाकार नहीं पहुँचा, और पहुँचते भी क्यों नहीं, इस जोड़ी की बात ही कुछ ऐसी है। जी हाँ, एक तरफ हमारे उत्तराखंड की शान फेमस सिंगर सौरभ मैठाणी जी थे, तो दूसरी ओर उनकी अर्धांगिनी तृप्ता कुकरेती मैठाणी, जो कि अपने आप में काफ़ी नामी है, काफ़ी हुनरमंद है। उनका डांस आप देख लो, उनकी आवाज़ आप सुन लो, वो भी अपने आप में बेहद हुनरमंद है। तो आज ये प्यारी सी जोड़ी शादी के बाद हमारी ओर से आमंत्रण के बाद पहला पॉडकास्ट देने पहुंची उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो। तो आप दोनों का, सौरभ जी, तृप्ता जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, क्योंकि अभी आप लोगों की नई नई शादी हुई है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इधर उधर या बाकी क्वेश्चन मैं नहीं करती। सबसे पहला सवाल जो जिसके लिए मैं भी व्याकुल हूँ और शायद पब्लिक भी व्याकुल होगी, आखिर आप दोनों कब कैसे कहाँ मिले? ये लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? ये तृप्ता जी बताएंगे। कोई भी बताए, बस बता दे। पहली बात तो लव स्टोरी नहीं कह सकते हम इसको। जैसे नॉर्मल एक पहाड़ियों में शादी होती है, मुझे मेरी सास जी ने पसंद किया था, उसके बाद जो प्रोसीजर है वो आगे शुरू हुआ था। और पहले हम काम कर चुके हैं साथ में, तो 3-4 साल पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं, बट 3-4 साल पहले से कुछ ऐसा नहीं था कि हम दोनों को शादी करनी है। वो बस अभी पिछले 6 महीने में ही सास जी ने ही डिसाइड किया है। तो लोगों के मन में बहुत चीज़ें हैं कि इनकी लव मैरिज है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये अरेंज प्लस लव कह सकते हैं कि मिलने के बाद हम लोगों को मतलब अब अरेंज के बाद लव होने लगा है। लव होने लगा है। पर पता नहीं देख के ऐसा क्यों लगता है कि पहले लव हुआ फिर अरेंज हो गया। तो अब जोड़ी ऐसी है। आपने कहा ना जोड़ी ऐसी है। सासू माँ ने देखा आपको, आप किसी काम से उनके घर जाती थी, हाँ ऐसा कुछ? हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं साथ में और बहुत सारे इवेंट्स हमने साथ में किए हैं, तो उस रिगार्डिंग उसके चलते मुझे इनके घर आना जाना मेरा रहता था। तो तभी सास जी से मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये सब हो गया। चलिए, ये तो हो गई सास जी की बात। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको इनमें क्या ऐसा अच्छा लगा कि आपको लगा हाँ मुझे वाकई में इनसे ही शादी करनी है? देखिए नलिनी जी, ये तो आपको भी पता है कि कितने डाउन टू अर्थ हैं जी, कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं। वो मुस्कुरा रहे ऐसा कुछ है नहीं। मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ये बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिव है, और सब बोलते हैं कि एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है, ट्रस्ट होना ज़रूरी है। तो शादी के बाद सब बोलते हैं कि बदल जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारा शादी के बाद बहुत और अलग गहरा बदला है, हो अच्छा गया, बदला है। अच्छा बदला है। तो हर एक एक लड़की सोचती है कि उसका जो हस्बैंड हो वो इस तरीके का हो, हैंडसम हो, ये हो, वो केयर करे। वो तो हैंडसम वो
Oh my God. और बहुत देखो किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे बिल्कुल। लड़के मिलते हैं, ऐसा परिवार मिलता है। तो मैं इस बात पे तो मैं धन्यवाद अपनी सासू जी का, इतना अच्छा लड़का क्या बात है। मेरी झोली में भी क्यों बोलूं, बट मेरी जिंदगी में उन्होंने लेके आई है। है। ये तो जी। तृप्ता जी की बात हो गई। अब आप बताइए, जब आपकी माँ जी ने बात की उससे पहले से आप इन्हें पसंद करते रहे होंगे, पक्का बोल रही हूँ मैं, और आपको क्या बात उनमें अच्छी लगी? नन्नी जी जो बताना था वो सब तृप्ता ने नहीं बता नहीं दिया। नहीं नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम, सुनो तो बताना तो पड़ेगा, अब मजा आएगा। और सुनो, बताना तो पड़ेगा। देखो ऐसा है कि एज हो रही थी, सुनो तो 29वां साल लग गया था, तो मेरी मम्मी ने कहा भाई लड़की पसंद कर ले। और देख तृप्ता हमारे यहाँ आती है, ब्राह्मण परिवार से भी है और अच्छी भी है, कामकाजी है। तो मैं पहले से जानता तो था ही, हम दोनों का विचार मिला है, हम दोनों ने हमारे विचार मिले और भगवान के से विवाह। बड़े सिंपल तरीके से एकदम। बहुत बेहतरीन तरीके। अच्छा, तृप्ता हमेशा से काफ़ी स्वतंत्र विचारों की रही, जितना मैंने उन्हें देखा, उन्हें जाना, सब कुछ। तो जब एक लड़का शादी करता है तो हमेशा सोचता है लड़की थोड़ी सी जो है घरेलू एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं। यार तृप्ता तो बिल्कुल अलग परिवेश में है, अलग परवरिश मिली है, लाडली है अपने पापा की, माँ बाप की खास करके। तो आपके दिमाग में, जहन में ऐसे सवाल आए जो आपने बैठ के डिस्कस किया हो, तृप्ता यार ये चीज़ें छोड़ देना यार शादी के बाद? ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए मुझे लगता है समझदार लड़का या समझदार लड़की वही है जो अंडरस्टूड खुद समझ ले बातों को। और अभी तक के हमारे 2-2.5 महीने शादी के हो चुके हैं, और वो जैसे जैसे घर का माहौल रहता है, जैसे जैसे घर का परिवेश रहता है, मेरा बाहर सामाजिक जो दायरा है उसका परिवेश रहता है, उस हिसाब से वो Accept भी करती है। वो अब जो पुरानी ज़िंदगी होती है, पुरानी ज़िंदगी में हमारा स्टूडेंट लाइफ रहती है, हम स्वतंत्र होते हैं कहीं जाने के, घूमने के, खाने के, हर चीज़ में स्वतंत्रता होती है। पर जब जब शादी होती है तो लड़का भी लड़की भी परिवार के साथ बन जाता है, और चाहे घर हो चाहे बाहर हो, मेरा सामाजिक दायरा है तो वो उसको एक्सेप्ट कर रही है, और उस हिसाब से वो भी उन चीज़ों में ढल रही है। सामाजिक दायरे पे आएंगे कि उनकी स्वतंत्रता आपके लिए बहुत अच्छी है, स्वतंत्र विचार, क्योंकि आपका जो काम है उसमें आपको सबके साथ मिलना भी होता है, गले में हाथ डाल के रील भी बनानी पड़ती है, हाथ पकड़ के चलना भी पड़ता है। तो तृप्ता वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन करती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वहाँ पे पूरा एडजस्ट करके चलती है, बिल्कुल। ये पति तो मेरा ही है, गाने के लिए किया है ये तो, है ना? अच्छा, आप लोगों ने इतनी सुंदर जगह पे शादी करी, त्रिजुगी नारायण में, किसका आइडिया था आप दोनों में से? ये दोनों का। बिल्कुल सही। मेरा बहुत साल पहले, मतलब जब से मैंने सोचा, जब से मैं सोचने वाली हुई, तो मुझे यही था कि मुझे शादी इतने मतलब धूमधाम से नहीं करने की। 4 दिन की शादी रखे और चारों दिन बहुत फंक्शंस रहे। मुझे ये था कि सिंपल शादी हो। और वहाँ का मैंने बहुत नाम सुना था त्रियुगी नारायण का, और जिनकी वहाँ हुई है वो भी किस्मत वाले हैं। तो मैंने बस एक दिन हमने डिस्कस किया इस बारे में कि मुझे नहीं करनी, तो इनका भी सेम ही था कि हाँ नहीं करनी। तो उनके भी विचार मिले, मेरे भी मिले, फिर हमने घर वालों को भी कन्विंस किया। तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि शादी हुई, उन्होंने हमें बुलावा दे दिया। क्या बात है। अच्छा, तृप्ता बहुत अच्छी डांसर तो है ही, वो हमेशा से हम देखते रहे, लेकिन तृप्ता की आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों अब आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को, उससे पहले कुछ बढ़िया सा सुना दे। और शायद तृप्ता कुछ नया लाने भी वाली है, सीक्रेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तृप्ता जी आप शुरुआत करिए, फिर मैं उसके साथ स्वर से स्वर मिलाता हूँ। देखिए, मैं सीख रही हूँ अभी, और जो आने वाला है वो तो खैर आपको बाद में ही दिखेगा, बट अभी मैं सीख रही हूँ, तो कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धार को पानी वालो, तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालो, तू बिसलेरी वाली। निबूंद इन मिलन करना छुई तन नाड़ी, तू त्रिसाली मैडम छे मैं छोरा ठेठ पाड़ी। मैं डांडियों को रहवासी छो, बैक छबिल मयालो, खाण लाणो सब ठेठ हाँ, मिठ बोलण बचाणू। क्या बात है, क्या बात है। तो मैठाणी जी, आपका कल ही एक गाना भी रिलीज हुआ है, लड़िक बारी,
और आपने उसमें कहीं ना कहीं बुआरियों पे प्रहार करते हुए एक गाना बनाया है, क्या कुछ उसकी भूमिका है? उसकी लाइनें भी सुनेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे इस बारे में। नलिनी जी, आपने बिल्कुल अच्छा प्रश्न पूछा और कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि प्रहार क्या है, पर ये महिलाओं पे या उन बेटी बुआरियों पे प्रहार तो नहीं है, क्योंकि हमारी भी माँ बहनें हैं और मैंने इस समाज को बहुत करीब से देखा है। जब हम गाँव खोगम प्रोग्राम में जना और प्रोग्राम के दिन हज़ारों की भीड़ होती है, कहीं कहीं लाखों की भीड़ भी होती है, और जब गांव में प्रोग्राम नहीं होते हैं तो आप मानेंगे, मैं सच्ची बात ये कर रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं तमाम गाँवों में घुमा हूँ कार्यक्रमों में, और कार्यक्रम से 3 दिन पहले की अगर आप हालत देखेंगे तो गांव में खाली बूढ़ा और बूढ़िया रनन 2 लोग रहते हैं, बुजुर्ग, वो उनके बेटे बहू देश विदेश में रहते हैं। देखिए, हम सब ने पलायन करा है अपनी उच्च शिक्षा के लिए, अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए, अपनी स्वास्थ्य के लिए, पर हम इतने सरल ना बन जाएं या हम इतने सक्षम के साथ साथ अपना जीवन इतना स्टाइलिश ना बना दें कि हमारे माता पिता या हमारे दादा दादी गांव में हमारे शकल देखने के लिए तरस जाए। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों के लिए ये लिखा है, उसमें बेटे की भी और बहू की भी, दोनों की बराबरी की गलती होती है, जो अपने सास ससुर के साथ या अपने माता पिता के साथ या अपना दादा दादी के साथ या उस पहाड़ के उस सुंदर से घर के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आज हम सक्षम हो गए हैं, हमने अपने माता पिताजी, अपने दादा दादी, अपने परदादा दादी की जो मकान था, उनकी जो स्ट्रगल था, उनकी जो मेहनत थी, जिससे उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस लायक बनाया कि हम देश विदेशों में नौकरी धंधा व्यवसाय कर पाएँ, और हम उसको, उस ख्वाब को, उस चीज़ को 1 सेकंड में भूल जाते हैं। तो उस पे ये गीत बनाया था और मालचंद बर्तवाल जी ने इस गीत को बहुत शानदार लिखा। मैं इसकी 2 लाइनें भी आपको सुनाता हूँ कि लड़िक बारी परदेसों में बस गया खन, लैंदी भैंसी बल्दू जोड़ी देखण कखन। हरे लड़िक बारी परदेसों में बस गया खन, लैंदी भैंसी बल्दू जोड़ी देखण कखन। क्योंकि गाँव की हालत ही यही है। मतलब हम जब मैं गाँव जाना हूँ तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि मैं जो गाँव की बूढ़ी छन, दादी अम्मा छन, मुझे और उनसे मांगल गीत और गीत पूछूं, तो उनकी पीड़ा तो ये है ही है कि हमारे गांव का पलायन हो गया, गांव में लोग नहीं रहे, पर उनकी पीड़ा ये भी है कि बाबा मेरे नोनू कनाडा रहूँ, बाबा मेरे नोनू दिल्ली रहूँ, बम्बई रहूँ, और कत्थी लोग इन बिरंदो ना जो अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को फ़ोन नहीं करते या उनको संपर्क नहीं करते। तो उसी पे मैंने ये एक विषय है, क्योंकि ये समाज का विषय है और ये विषय और नकारात्मक भविष्य में ना फैले, ताकि इसलिए जन जागरूकता के लिए भी ये गीत बनाया मैंने। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एक मैसेज देते हुए। और आप ना हमेशा, मतलब आपकी एक खासियत है मैठाणी जी कि आप एक तो मूल से जुड़े हुए हो, दूसरा आपका पहाड़ों को रहवासी वाला गाना हो, चाहे जो भी हो, आप ना एक पहाड़ के मुद्दे और ऐसी चीज़ें निकाल के लेके आते हो। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि ठीक है, गाने का शौक सबको है, पर वो क्या गा रहे हैं उन्हें नहीं पता। 4 दिन गाया और सोचते हैं बस हम सुपरस्टार हैं, ना किसी से ढंग से बात ना कुछ। लेकिन आप आज भी चाहे व्यवहारिक तौर पे हो चाहे उस तौर पे हो, बिल्कुल जुड़े हो। आप ऐसी चीज़ें लेके कहाँ से आते हो, ऐसे आइडियाज़, या तो आपने बचपन में ऐसी ज़िंदगी जी है कि आप उन मुद्दों से इतने करीबी जुड़े हुए हो? नलिनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं लहा के तो कहीं से नहीं आता, पर ये अच्छी बात है कि लोग मेरा नेचर जानते हैं, प्रोड्यूसर हूँ या गीत के लेखक हूँ, डायरेक्टर हूँ, इसलिए मुझे ऐसे गीतों के लिए अप्रोच किया जाता है, वो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट बनता है। और इस प्रकार का जो जीवन है, संघर्षमयी जीवन है, वो मैंने बचपन से देखा है। चाहे मैं गाँव में रहा, चाहे मैं यहाँ देहरादून प्रदेश में रहा, तो इन सब जीवन, इस ऐसे प्रकार के शैली के जीवन से मैं गुजरा हूँ, तो इसको मैं जल्दी से कनेक्ट कर पाता हूँ और मेरी आवाज़ पे सस्ता भी। मुझे लगता है जो चीज़ हमने जी होती है ना, उसे हम इजीली बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो वही वजह है कि आपका वो प्यार है पहाड़ के प्रति या ये सब। अच्छा, अब आगामी क्या कुछ तैयारी है? क्या आप दोनों का साथ में भी कुछ आने वाला है, या फिर आपके कुछ और प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या तृप्ता के अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी तो तृप्ता जी का अलग एक प्रोजेक्ट चल रहा है जी। क्योंकि अभी हमने साथ में भी गीत करने की कोशिश करी है, पर मैं सोचता हूँ कि चाहे जब हम प्रोफेशनल जीवन में आते हैं तो उन्होंने पहले डांस में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं, सिंगिंग में नई आ रही हैं,
तो अभी उनको अभ्यास की ज़रूरत है, मैं अभ्यास भी करा ही रहा हूँ। और जिस दिन मुझे लगता है कि परिपक्व अभ्यास हो जाएंगे, उस दिन हम साथ में भी गीत निकालेंगे। और अभी तो बस अभ्यास में। क्या बात है, आपका कुछ और आने वाला हो? मेरे 2-3 गीत आने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। पहाड़ की पीड़ा पर, पहाड़ के पलायन पर, और कुछ डीजे गीत आने वाले। अच्छा, कल संस्कृति विभाग में भी एक बड़ा धरना होने वाला है, क्या कुछ मुद्दे हैं? ये अभी पहले भी आप लोग कर चुके हैं? हमने इससे पहले 2 महीने पहले एक धरना दिया था, और उस धरने में हमने कहा था कि समय पे बिलों के भुगतान हों। आप बता रहे थे 2015 से आपके अभी तक बिलों के बिल्कुल। क्या तो समय के पर भुगतान हो, कार्यक्रम जहाँ हमें भेजा जाता है वहाँ अच्छी व्यवस्थाएं हों, जीएसटी के मामले थे, कई चीज़ें उसमें थे बिंदु। और सरकार ने क्या कहूँ, संस्कृति विभाग ने ऐसे नियम अब बना दिए हैं उसी के विरुद्ध, जो कि मुझे लगता है कला के हित में नहीं है, कलाकारों के हित में नहीं है। अब आप डीएम के माध्यम से कार्यक्रम दिया जाएगा आपको, तो उसके ही विरोध में हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि पिछले की तरह जैसे नियम थे उन्हीं नियमों को रखें, क्योंकि मानदेय जब इतना कम है तो उसमें ऐसी नियमों की पूर्ति कैसे करेंगे। दूसरी बात, मानदेय टाइम पे हो, इन चीज़ों के लेकर हम दोबारा से एक बड़ा कौन कौन आने वाले हैं कल धरने में? कार्यक्रम अभी तक के जो हमारा अनुमानित है उसमें लगभग 2,500 से 3,000 कलाकार अपनी वेशभूषा में रहेंगे पूरे राज्य भर के? जी। और बड़े बड़े कलाकारों में जैसे नेगीदा भी रहेंगे कल? नेगी जी का मुझे पता नहीं है। अच्छा। पर जो संस्कृति विभाग से जुड़े हुए कलाकार हैं वो मेरे संज्ञान हैं। और क्योंकि ये पॉडकास्ट जब आएगा तब तक धरना हो चुका होगा, कल है वो, और हो सकता है हम कुछ धरने की कुछ झलकियाँ आपको दिखा दें, कुछ वीडियोस आपको दिखा दें जो प्रोवाइड हो पाएगा, क्योंकि वो हो चुका होगा तब तक। अच्छा, आपने लेकिन एक बहुत अच्छा गाना भी पहले जब धरना हुआ था तो आपने गाया था, वो प्लीज़ वो आप फिर से एक बार सुना दीजिए। अच्छा, वो एक जनगीत की तरह था और वो उस दिन सिचुएशन ऐसी थी तब मैंने वो गीत गाया था, पर ये जन समाज का जुड़ा हुआ गीत है। और जब उत्तराखंड बन रहा था तो उत्तराखंड की मांग लोग करते थे, उस टाइम के ये बने हुए गीत हैं मधुसूदन थपलियाल जी के। वो ये था कि ठेकेदारी प्रथा पर, ये किसी नेता को या किसी मंत्री, किसी मुख्यमंत्री या किसी को टारगेट करते हुए गीत नहीं था, पर ये उन भावनाओं को टच करता था। जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे उस टाइम ये गीत बनाया था कि कुछ भज्ञान जो हम ते गुरु समझ के हकाणो चा, कुछ भज्ञान जो हम ते गुरु समझ के हकाणो चा, खले की हम ते सुख पराल घ्यू दूध चाणू चा। क्या बात। कुछ भज्ञान। हर एक ठेकेदार प्रथा में ऐसा होता है, और ये नियम भी है, दुनिया का नियम है। जो बहुत उच्च लेवल पर होगा वो कहीं ना कहीं अपने से नीचों को शोषण करता है। तो जब उनका शोषण होता है तो उस टाइम पे जब उत्तराखंड के लोगों का शोषण होता था उस टाइम का ये गीत बनाया हुआ कि हम ते देणु गम की रम खुद मस्त चुस्की हुस्की माँ, हम ते देणु कांडा हड्डी खुद कचमुली चबाणु चा, कुछ भज्ञान। कहाँ से लेके आते हो आप ऐसे शब्द? नई जनरेशन में तो सच में ये शब्द खो गए हैं, कहीं सुनने को नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते। अच्छा, तो अब अगर मानदेय की बात करें तो एक कलाकार का मानदेय कितना होता है संस्कृति विभाग की ओर से? नलिनी जी, ये जो अभी दल जो जाते हैं संस्कृति विभाग से, उनका जो मानदेय होता है लगभग 800 रुपये प्रति कलाकार। 800 रुपये प्रति कलाकार पर डे? पर डे नहीं, पर कार्यक्रम। अच्छा, पूरा कार्यक्रम का वो जब वो कार्यक्रम करेगा। अच्छा, और मतलब आपको लगता है कि कलाकारों की उपेक्षा, एक कलाकार अपने आप में संपूर्ण है, मतलब एक सेलिब्रिटी है वो। आप लोग कहीं जा रहे हो तो भाई मैठानी जी आ रहे हैं, सेलिब्रिटी आ रहे हैं, लेकिन वहीं संस्कृति विभाग की बात करें या बात करें हमारे सरकार की ओर से, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं वो उपेक्षित तो है ही आजकल के टाइम में भी? अब देखिए, ऐसा है कि इस पर मैं ना सरकार के खिलाफ जाऊंगा ना विभाग के खिलाफ जाऊंगा। जब 800 रुपये में आर्टिस्ट संतुष्ट है पिछले 8 सालों से, और उससे पहले 400 था, तो उसका भी तालमेल हो जाता है। हम विरोध में गए तो नीतियों के विरोध में गए कि चलिए हमने 800 भी एक्सेप्ट करा। मैं तो एकल गायक हूँ, मेरी तो अधिक पेमेंट है, 7200 7500 मेरी पेमेंट है सिंगल की।
और जब मेरे पूरी टीम के साथ भी जाते तो 30-35 जा रहे हैं। पर जो दल हैं टीम के, वो कैसे ना कैसे करके 8 शो में भी कार्यक्रम कर रहे थे और बहुत अच्छे से चल रहा था। पर अब जो नीतियाँ बनाई गई हैं कि आपको नोडल अधिकारी बनाया जाएगा राज्य में और जिलों में नोडल अधिकारी बनाए गए, उसके हिसाब से आवंटन होगा, जो जिस जिले का है उस जिले में ही उसको कार्यक्रम मिलेगा। तो ये नीतियाँ हैं, इसके विरोध में ये कार्यक्रम। नीतियों का विरोध है, मतलब मानदेय से फिलहाल संतुष्ट हैं जो कुछ भी। जी, मानदेय बढ़ाने का भी प्रावधान रखा है और मुझे लगता है शायद में उसमें कुछ डीजी जो हैं हमारे पंत जी, उन्होंने संशोधन भी किया है। अच्छा, अभी वो लागू नहीं हुआ है वो जियो पर, उसमें रखा है मानदेय। तो फिर ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेके एक गाना और सुन लेते हैं कुछ बढ़िया सा। हाँ, मैं आपको गीत सुनाता हूँ एक, और मैंने पहले गीत गाया था कि ऊंचा ऊंचा से दिल पैरलू बनारसी साड़ी, ते सड़ी में दिल्ली घुमलू अब चललू गाड़ी। HMT घड़ी पैरलू तेरा हाथ माँ, मेरे प्यारे निर्मला चल दिल्ली साथ माँ। HMT घड़ी पैरलू तेरा हाथ माँ, मेरी प्यारी निर्मला चल दिल्ली साथ माँ। आपकी निर्मला तो खुद ही ड्राइव कर लेती है। बिल्कुल। वो तो आपको घुमा देगी, दिल्ली मुंबई सब जगह है। बाकी शादी के बाद आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? कुछ अलग एहसास नहीं है, बस थोड़ा और कुछ अलग एहसास नहीं तृप्ता? ना, मैं सुनिए, पूरा सुनिए। थोड़ा सा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं इंसान, हाँ। और थोड़ा सा बंध जाता है, और वो उसके जीवन के लिए बहुत अच्छा है कि वो संभल जाए, बन जाए और जिम्मेदारियों को संभाले। क्या बात है। अच्छा, आप लोगों की और कोई योजना भविष्य की? अभी ऐसी कुछ योजना उनका नहीं। डांसिंग स्कूल, आपका सिंगिंग स्कूल तो चल ही रहा है खैर, और बड़े स्तर पे। अब देखते हैं कैसे कैसे प्रभु कराते हैं, क्या पता वो भी अच्छी सिंगर बन जाएं जिस प्रकार से अभ्यास कर रहे हैं, तब मिलके साथ फिर तो वो एक्ट्रेस बन जाएंगी, क्योंकि डांस वो करती है, सिंगिंग वो करने लग जाएंगी। बिल्कुल, तो बस तब एक्ट्रेस साथ में मिलके करेंगे प्रभु। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आप बच्चों को भी क्लासेस दे रहे हैं और महिलाएं भी आपके पास आ रही हैं। किस किस एज ग्रुप के लोग, महिलाएं तक आपके पास आ रही हैं, किस किस एज ग्रुप की? नलिनी जी, म्यूज़िक जब मैं पहले सीखता था तो तब से ही मेरा मन है रहता है, या मेरा अपना कंसर्न है कि जितना हमें आता है उतना अगर हम दूसरे को सिखाएं तो एक तो अपनी भी प्रैक्टिस होती है, और हम अपनी जो विद्या है वो दूसरे तक भी पहुंचाते हैं। और विद्या का नियम ही यही है कि विद्या कोई संपत्ति ऐसी है नहीं कि जिसे हम अपनी जेब में रखें, जितना वो बांटोगे जितनी उतना बांटे बढ़ेगी। जाएंगे वो उतना हमारा उसमें संवर्धन होगा। तो मैं अपनी संगीत क्लास भी चलाता हूँ, मैठानी म्यूज़िक क्लास। उसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, मांगल सीखने वाले। अधिकतम एज क्या है जो आपके पास आ रहे हैं? अधिकतम अभी तो मेरे पास एक 82 साल की महिलाएं भी क्या आती बात हैं। है। और वो आप मानेंगे नहीं, उनकी 7 लोगों की अपनी भजन की टीम है, और वो 82, 78, 70 साल की महिलाएं भी भजन कीर्तन करती हैं। तो मुझे उनको देख के प्रेरणा लगती है कि हम कभी थक जाते हैं और 30-32 साल की उम्र में कहते हैं आज हम थक गए, कार्यक्रम कर लिया। 82 साल की महिला भी 3 घंटे का कीर्तन भजन करती है और वो तब भी नहीं थकती है, तो वो भी हमारे लिए प्रेरणादायक है। आपको क्या लगता है कि जब एक 82 साल की महिला संगीत सीखती है तो उसके अंदर किस तरह की भावनाएं होती हैं, क्या कुछ होता है? बच्चा तो सोचता है कि हाँ भी बहुत कुछ है, वो क्या सोचती है? देखिए, वो, हाँ बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया। जब बच्चा सीखता है उसकी अलग भावनाएं होती हैं, और जब उस महिला ने 82 साल की जो महिला है उसने पूरा जीवन देख लिया होता है, घर गृहस्थी देख ली होती है, देश प्रदेश देख लिया होता है, कठिनाइयाँ देख ली होती हैं, सुख दुख सब देख लिए होते हैं, और वो उन चीज़ों को, जो गीत होते हैं, वो भजन होती हैं, वो स्वर होती है, उनमें वो अपनी कठिनाइयाँ, अपने परिश्रम, अपना जो उसने जीवन बिताया है उसके साथ वो कनेक्ट करती है, और उससे और अधिक मज़ा आता है संगीत सीखने में। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मांगल पे आते हैं, क्योंकि आपकी मांगल की भी टीम है बहुत ही अच्छी। आजकल के टाइम में तो खैर अधिकतर लोगों ने मांगल शुरू कर दिया है ना, जगह जगह बहुत सारी टोलियाँ बन गई हैं। पहला सवाल तो मैं करूँगी, आपको क्या लगता है कि कितने वो लोग परिपक्व होते हैं जो जगह जगह आजकल जो सब हो गया है शुरू? देखिए, मांगल एक टाइम पर तो बहुत लुप्त हुई बीच में। पहले जब मैं गांव में रहता था तो मैं तब देखो छो कि हमारा जो दादी थी, नानी थी, गांव की चाची बड़ी, गोला खोला में जब भी ब्यो हुन्छ या मुंडन हुन्छ तो मांगल गीत गाते थे।
बीच में जब हम देहरादून आए तो उस टाइम पे तो ये मांगल का कोई प्रचलन अधिक दिखा नहीं, पर जब से ये प्रदेशों में मांगल की टीमें आई, हमने भी और तमाम टीमों ने पहल करी, लोगों के घर में जब विवाह होते हैं तो उससे एक ट्रेंड बन गया है। अब मुझे लगता है कि 90% शादियों में तो जो सक्षम लोग हैं उनके यहाँ मांगल गीतों की टीम जाती है, और मैं भी इस पहल को निभा रहा हूँ। जब भी किसी के यहाँ शुभ कार्य होता तो हम मांगल टीम लेके जाते हैं। उसके पीछे मेरा एक मानना ये है कि कहीं ना कहीं हम ये धरातल पे संस्कृति को बचा रहे हैं, और धरातल पे बच्चों को जो उस शादी में सम्मिलित होते हैं उन तक हमारे मांगल गीत पहुँचते हैं। और अपने घर में जाके प्रश्न करते हैं कि मम्मी ये ज्वेलरी क्या है, मम्मी वो जो दीदी आ रही थी वो क्या गा रही थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जब परिजन उनको बताते होंगे तो ये मांगल गीतों से कहीं ना कहीं संस्कृति का संरक्षण हो रहा है। दूसरा, हम कई जगह मांगलों में भी गए हैं तो छोटे छोटे बच्चे आके हमसे एक एक चीज़, जो भी हमारी टीम रहती है उनसे हर चीज़ पूछते हैं कि आप क्या गा रहे हो। अच्छा। मतलब बच्चा देखता है तभी सीखता है। तो वो देख के भी हमें अच्छा लगता है कि चलो हम तो कर ही रहे हैं, हमने तो ये करा ही है, बट हमारे काम से अगर छोटे बच्चे भी प्रेरित हो रहे हैं तो हमारी टीम के लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, छोटे बच्चे अगर अपनी संस्कृति के बारे में कुछ सीख पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, सौरभ मैठाणी एक नाम है हमारे उत्तराखंड का, और आप सोलो परफॉर्मेंस देते हैं, गाते हैं इतना सब कुछ, और दूसरी तरफ आपकी मांगल की टीम भी है, तो और उनके साथ भी आप उसी तल्लीनता के साथ जो है बैठ के गाते हैं सब कुछ। तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि जहाँ मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, अकेले अपने आप में परिपूर्ण हूँ, वहाँ मैं एक मांगल की टीम के साथ बैठा हूँ, तो लोग क्या सोचते होंगे? नलिनी जी, कई लोग मुझे बोलते भी हैं, वो मेरे फील्ड के भी हैं या मेरे मित्रजन हैं, पर मैं इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं समझता हूँ। जिस दिन मैं सिंगल अपने कार्यक्रम देने जा रहा हूँ, चाहे देश जा रहा हूँ चाहे विदेश जा रहा हूँ, उस दिन आपने सौरभ मैठाणी को बुलाया है अपनी टीम के साथ, उसके गीतों को सुनने के बुलाया है। और जिस दिन मैं मांगल गीत करने जा रहा हूँ उस दिन मैं अपना अलग भाव लेके चलता हूँ कि मैंने ये पहल करी थी, इससे मांगल गीतों से भी लोगों ने मुझे पहचान दी। तो मैं शालीनता के साथ उसी सामान्य रूप से, जिस बजट में पूरी टीम आ जाए, उसी शालीनता से जाता हूँ और लोगों तक उसी प्रकार प्रस्तुत करता हूँ कि कई लोग अचंभित भी होते हैं कि आप सौरभ ही हैं जो मांगल में आ रखे हैं। तो मैं बड़े शालीनता के साथ उन्हें एक दो गीत भी सुना देता हूँ कि भैया हमारा मांगल गीत जब बचेंगे तभी हमारे बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, वो समझ पाएंगे कि मांगल गीत होते क्या है। अगर अपने आप में सब कहें कि हम स्टार हैं और हर दिन कोई ना कोई गायक और गायिका फेमस होते हैं और वो सब मांगल से हटते जाएंगे तो कोई मांगल नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, उत्तराखंड में एक चीज़ हमने देखी है कि छोटा कलाकार, बड़ा कलाकार, या एक कलाकार दूसरे की उपेक्षा करना, एक को काम मिल रहा है तो दूसरे से छीनना, कभी ऐसा लगता है आपको कुछ? देखिए, छोटा बड़ा कलाकार कुछ नहीं होता है, सब कलाकार समान होते हैं। किस समय किसका गीत आया है, किस समय किसकी एक्टिंग आई है, किस समय किसका डांस आया है, कब आया है, कैसे आया है, कहाँ आया है, इस पे बात निर्भर करती है और कुछ किस्मत का खेल होता है। कभी भी किसी का गीत चल सकता है, कभी भी किसी की एक्टिंग फेमस हो सकती है, कभी भी किसी के डांस डायरेक्शन फेमस हो सकता है। तो वो समय समय की बात होती है। और जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं कि वो छोटा है, वो बड़ा है, वो मुझे लगता है उनकी मानसिकता, उनका अध्ययन, उनकी पढ़ाई लिखाई उतनी होती है, उतनी मानसिकता से वो सोच पाते हैं। तो मैठाणी जी, तृप्ता जी, आज आप उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तराखंड की नौनियों के लिए, बुआरियों के लिए, सबके लिए आप क्या कुछ मैसेज देंगे आज? नलिनी जी, आपका भी धन्यवाद कि आपने इस शानदार कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया और एक अच्छी पब्लिक के साथ, एक जो जानकार पब्लिक है, दर्शक हैं, उनके साथ अपनी हमारी बात, हमारा परिचय साझा किया। देखिए, उन सब बेटी बुआरियों के लिए मेरा संदेश ये है, वो बेटी बुआरियाँ कोई मेरी छोटी भूली होंगी तो कोई मेरी चाची, कोई मेरी ताई, कोई मेरे से बड़ी होंगी। मैं उनको बहुत बड़ा संदेश तो नहीं दे सकता, पर एक गायक होने के नाते तमाम गीत हम लिखते हैं, तमाम गीत और समाज को हम देखते हैं। तो हर लड़की को, हर एक बुआरी को, हर एक बेटी को संघर्ष करना चाहिए। और संघर्ष का उदाहरण आप खुद, जो ये उत्तराखंड की नौनी के नाम से आपका चैनल है, आप खुद एक संघर्षमयी महिलाएं हैं। आपने अपना घर भी देखा है, जब आपकी शादी हुई तो वो दूसरा घर भी देखा है, उसके बाद आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई, उसके बाद भी अपना जीवन सफल बनाया और उस जीवन के साथ साथ संघर्ष कर कर के उन
रातों में कैसे रहे होंगे जब आपके साथ ये दुर्घटना हुई थी, और अपने जीवन को एक सकारात्मक ओर ले जाकर आज आप तमाम लड़कियों की पहचान बनी है, तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणादायक मसीहा बने हैं। तमाम बच्चों को भी जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं उनको खूब पढ़ाई करनी चाहिए, जिस कार्य क्षेत्र में वो मेहनत कर रही हैं वहाँ बिल्कुल निष्ठावान मेहनत करनी चाहिए। और लड़कियों का लड़कों के लिए भी मेरा सबके लिए एक संदेश भी है कि आजकल संस्कारों की बड़ी कमी आ जाती है। बच्चों का जो माहौल है, उनकी दोस्ती है, उसमें संस्कारों की कमी आ जाती है। तो संस्कार भी उनको अपने माता पिता, अपने परिजनों से सीखना चाहिए। और नशे की ओर भी कहीं ना कहीं हमारा युवा पीढ़ी जारी है, तो उसको नशे से भी दूर रहना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन के साथ साथ अपने परिजनों का, अपने जो अभिभावक हैं वो उसके साथ लोग जुड़े हैं, उस समाज का एक हितकारी रास्ता चुन सके और लोगों को भी बता सके। बहुत बढ़िया संदेश। तृप्ता जी प्लीज़ आप भी। मैं संदेश इन्होंने दे ही दिया है। मैं नलिनी जी के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। हम दोनों एक दूसरे को लगभग 3-4 साल पहले से जानते हैं। एक हमने गढ़वाली वेब सीरीज़ करी थी जी। तो उसमें हम को एक्टर थे, नलिनी जी मेरी। और जिस तरीके का वो संघर्ष करती हैं, जिस तरीके की वो मेहनत करती हैं, जिस तरीके से वो अपना घर संभालती हैं, ऑफिस संभालती हैं, बाहर के काम संभालती हैं, वो एक लेडी के लिए अकेले करना बहुत मुश्किल है। बट उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को मैनेज किया, अपनी लाइफ को मैनेज किया है, वो मेरे लिए तो हैट्स ऑफ है आपके लिए। और इन्हीं से आप सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि लाइफ में हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, और लाइफ में बहुत कुछ हो जाता है, तो किस तरीके से उसको मैनेज करना है वो नलिनी जी से बेहतर कोई नहीं जानता है। तो आप सबके लिए भी मेरी यही सुझाव है कि आजकल आपको भी पता है कि बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन की एक सबके अंदर डिप्रेशन आ रहा है। तो वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो वो छोटी एज में आना वो बेकार है। आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है वो आपको पता है। तो इन सब फालतू चीज़ें से आपको दूर रहना है, और अपने पे अगर आप ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, तो आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके परिवार वालों के लिए, क्योंकि जैसे आजकल इतने सारे हादसे हो रहे हैं, इतनी सारी अटैक्स आ रहे हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों को, और कुछ भी हो रहा है, छोटे बच्चे तक सुसाइड कर रहे हैं। और जहाँ देखो कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं सुसाइड हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो उससे बचने के लिए एक तो आप अपने परिवार वालों से संबंध बना के रखें, परिवार वालों के साथ उठे बैठे, अच्छे लोगों के साथ उठे बैठे। और मैं भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ, हम भी जंक फूड लेते हैं जिससे हमारी हेल्थ भी खराब होती है, तो मेटाडी जी ने मेरा वो सब बंद करा दिया। अरे वाह, तो क्या उस सब चीज़ों से भी हमें बचना चाहिए। हेल्दी फूड, आजकल की जनरेशन कुछ अच्छा नहीं खाती है, मतलब उनको अगर रोटी दे दो तो वो रोटी नहीं खाएंगे, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो मैगी तुरंत खा लेंगे। मैगी तो बहुत, मतलब हर घर में राशन में 4 पैकेट मैगी ज़रूर आएंगे। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए। और नलिनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आज हम यहाँ आए हैं, और आगे भी हम आएंगे। आपको बेस्ट विशेस, उत्तराखंड की नौनी की पूरी टीम को बेस्ट विशेस है, और आपकी छोटी सी गुड़िया को भी हमारा ढेर सारा प्यार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और काबिल वाली बात तो इन्होंने बहुत बड़ी कह दी, इतने काबिल होने के बाद इनके ये शब्द हैं। तो आप आइएगा प्लीज़। और तृप्ता मेरी दोस्त होने के नाते हम बार बार आए, और साथ में मेठाणी जी को भी लाए, तो आप दोनों आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।